दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए, आज की जो ओपनिंग थी वो गैप अप के साथ में मार्केट ने ओपनिंग दी थी और जो क्लोजिंग है वो भी प्लस में हो चुकी है 24,970 के आसपास, यानी 100 पॉइंट का जंप है। अब कल के दिन बातचीत की थी, आपको भी एक्सपेक्टेड होगा आपकी तरफ से भी कि मार्केट अच्छा कर सकता है, गैप अप ओपनिंग दे सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स और नैस्डैक ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी। साथ में रेट कट को लेकर भी अच्छी न्यूज़ हमने देखी, लेकिन इतना मार्केट नहीं चला। देखो, गैप अप के साथ में खुल गया, गैप अप के साथ में खुलने के बाद में 25-21 तक पहुंच गया, काफ़ी ऊपर चला गया था, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन स्टिल यूएस के कंपैरिजन में इतना कुछ खास जंप देखने को नहीं मिला। और उसके पीछे का कारण दोस्तों, टैरिफ अभी लगेगा, ये लागू हो जाएगा कुछ दिनों बाद से, और उससे पहले कुछ डील नहीं होती है, तो फिर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली मार्केट के ऊपर। तो ये खतरे की घंटियां भी मार्केट के ऊपर लटक रही है। निफ्टी बैंक को देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, और इसकी भी न्यूज़ मैंने आपको दी थी कि आरबीआई ने फ्लैग किया है कि जो भी रिटेल लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो उसके लिए मार्केट ने एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पे इसको दिया। मिड कैप ने ठीक किया, स्मॉल कैप भी न्यूट्रल होकर बंद हो चुका है। स्टार्टिंग मार्केट की सही थी, उसके बाद में मार्केट जैसे जैसे टाइम चलता गया, मार्केट का टाइम बीतता गया, वैसे वैसे यहाँ पे लाल वाली जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स बढ़ते गए। सो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आई। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो सेक्टर्स को देखें तो निफ्टी आईटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 2-3% की तेजी। मतलब यहाँ पे आप देखो, बाकी जो सेक्टर्स है 1% भी नहीं चले, लेकिन ये 2% से भी ज़्यादा चल गया। अब इसके पीछे कारण क्या है उसको चेक करते हैं आगे चल के। मीडिया ने सबसे खराब परफॉर्म किया, तो यहाँ पे आईटी ने आज के दिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो को संभाला। अब देखिए दोस्तों, कुछ न्यूज़ मैं आपको देता हूँ सबसे पहले, फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। फिच ने बोला है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.5% के साथ में बढ़ सकती है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। सो अच्छी न्यूज़ है। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे रेट कट को लेकर भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। रेट कट की बात कंप्लीट हो चुकी है, आउटकम आ चुका है कि सितंबर में हाई चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि रेट कट हो सकती है। और मार्केट ने 95% इसको प्राइस इन कर रखा है। मतलब 5% ट्रेडर ऐसे लगता है उनको कि रेट कट नहीं होगी, लेकिन मोस्टली जो मार्केट है उसने प्राइस इन यहाँ पे कर लिया है, और रेट कट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से भी आईटी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ की जो टेक कंपनीज थी उनके स्टॉक्स चले, तो यहाँ के आईटी कंपनीज के स्टॉक्स चले। ठीक है, आगे चल के अगर हम देखें तो निफ्टी को आप नोटिस कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक जो कैंडल बनी थी कल की, वो इसमें नहीं है, टेक्निकली कुछ इशू होगा। सो आज की कैंडल को देखते हैं सबसे पहले। आज मार्केट खुलता है प्लस में, ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके बाद में वापस से नीचे आता है और बीच में मार्केट बंद होता है। ये कैंडल आपको ये इशारा कर रही है। सेकंड आप देखोगे ना, तो ये जो सपोर्ट है अभी भी मेंटेन है। कल की जो लाल कैंडल बनी थी, यानी फ्राइडे के दिन की जो लाल कैंडल बनी थी, वो इसका लो थी, तो उससे नीचे निफ्टी नहीं गया। तो हम बोल सकते हैं अभी निफ्टी का सपोर्ट मेंटेन है। और जैसा कि टेक्निकल चार्ट के अंदर देखने को मिलता है कि निफ्टी अभी रिवर्स हो चुका है, और वो जो रिवर्सल है ना, वो अभी भी मेंटेन है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ेगा, इस सपोर्ट को निफ्टी नहीं तोड़ता है, जब तक इसको रिवर्सल मेंटेन हम बोल सकते हैं। रेसिस्टेंस का पता कैसे लगा सकता है? तो रेसिस्टेंस का पता लगेगा कि जहां से निफ्टी गिरा था, उस पॉइंट को एक रेसिस्टेंस के पॉइंट के रूप में फिलहाल के लिए माना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन दो सेक्टर्स थे जिनके स्टॉक्स में आग लगी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट इन्वेस्टर को हर पार्टी के अंदर नहीं जाना होता है, वो देखेगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, और उसको पता करने के लिए उसको थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है, जो मैं आपकी हेल्प यहाँ पे कर ही देता हूँ वीडियोस के अंदर। तो देखिए, दो सेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है वो है पेपर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं जेके पेपर और ये जो कंपनीज है, पेपर मिल्स वाली जो भी कंपनीज है, उनके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 17% के साथ में ऊपर जा चुके हैं। अब यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होगा ना, जिसको मार्केट का अनुभव है, 5 साल 7 साल 10 साल, या जो भी बोल सकते, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर वो काम कर रहा है, देखता भी मार्केट को, ऐसा नहीं कि फंड में इन्वेस्ट कर दिया और भूल गया। तो उसको पता होगा कि ये जो कंपनीज होती है ना, इस तरह की जो भी कंपनीज होती है, उनके स्टॉक्स एकदम से 15%, 20%, 25-30% ईजिली चल जाते हैं, और उसके बाद में सालों तक स्टॉक्स नहीं चलते हैं। कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, सरकार की तरफ से कुछ इशारा होता है, तो उस हिसाब से स्टॉक्स चल जाते हैं। देखो, ये मार्केट बहुत छोटा है और बहुत छोटी छोटी कंपनीज है यहाँ पे, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी कंपनीज ही होती हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि भारत सरकार ने बोला है कि एक मिनिमम इंपोर्ट का जो प्राइस है ना, वो सेट करेंगे कुछ पेपर बोर्ड्स के लिए, यानी जो इंपोर्ट हम करते हैं बाहर से, जो इंपोर्ट होते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ हम मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सेट करेंगे। तो प्राइसिंग का ही खेल है, वहाँ से प्राइसिंग सेट होके आएगी, तो ऑब्वियस है यहाँ के जो पेपर है उनको फ़ायदा मिलेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटिंग होगी नहीं। इंपोर्ट वाले जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसके अंदर ही ये
सरकार सेट करने वाली है। तो यहाँ की जो पेपर इंडस्ट्री है उनको फ़ायदा मिल सकता है। और पेपर देखिए, अगर आप देखोगे ना तो अभी के समय क्या हो चुका है, सब कुछ पेपरलेस हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सो वैसे ही इस सेक्टर में दम नहीं है, लेकिन जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो स्टॉक्स में उछाल होता है और उसका फ़ायदा ट्रेडर उठाते हैं। कैसे उठाते हैं उसको भी एक बार हम चेक करते हैं। जेके पेपर 16-17% के साथ में चला है। आई थिंक यही सबसे ज़्यादा चला है इस सेक्टर के अंदर। और इसमें अगर हम देखेंगे ना इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट, तो आपको बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलेगा कि ये जो बुल मार्केट था यहाँ पे भी काफ़ी लोग अटके, उसके बाद में ये बुल मार्केट बना, इसमें तेजी बनी। ठीक है, तो ये स्टॉक हो सकता है कुछ साल तक नहीं करे, उसके बाद में अच्छा करे। तो कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंपाउंडिंग करना या होल्ड करना ऐसी कंपनीज को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाती है कि चलो कुछ टेक्निकली ब्रेकआउट हो गया, अच्छे वॉल्यूम आ गया, अच्छी न्यूज़ आ गई, तो चलो कुछ दिन के लिए प्ले कर लेते हैं। मान लो आज के दिन स्टॉक ने 16% की तेजी दी, किसी ने आज के दिन इस स्टॉक को बाय किया होगा कि चलो आज इसमें मोमेंटम बना, तो कल भी हो सकता है 5% का मोमेंटम बने, उसके बाद में 2-3 रख लिया, तो 10-12% के गेंस मैंने निकाल के इसको छोड़ दिया। तो ये क्या है, ये है रिवॉर्ड कि मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए। रिस्क क्या है, रिस्क है कि मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो और स्टॉक कल खुले ही 5% नीचे, तो वो लॉस होगा और ये प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरह से खेला जाता है ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में। ऐसा कोई नहीं करेगा मेरे हिसाब से, समझदार जो ट्रेडर होगा जो इसको अभी खरीद के होल्ड करेगा 2-3 साल तक, क्योंकि वो प्रिडिक्शन करना बाकी कंपनीज में ईजी होता है, बाकी सेक्टर्स में ईजी होता है इस सेक्टर के कंपैरिजन में। आगे चलते हैं, ओरिएंट को भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर 5% का जंप देखने को मिला, इसकी देखो वैल्यूएशन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है ये कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी है। 17 के टाइम पे, बुल मार्केट के टाइम पे बहुत अच्छा इसने किया, देखो कहाँ तक पहुंच गया ये स्टॉक, और उसके बाद में क्रैश हो गया। 17 में पेपर वाली जो कंपनीज है ना उनका अलग ही आतंक बना हुआ था, काफ़ी इन्वेस्टिंग की जाती थी उसके अंदर, स्टॉक्स ऊपर जाते थे, उसके बाद में डंप हो जाते थे, इन्वेस्टर्स के पैसे डूबते थे। एक कंपनी है एस्ट्रॉन पेपर करके कंपनी है, 17 में वो लिस्ट हुई थी, 25 रुपये का आईपीओ था, 50 पे आई थिंक वो खुला, 100% हो गया, उसके बाद में 100 होता है 50 का, फिर 150 होता है, उसके बाद में वो पैनी स्टॉक बन जाता है, क्रैश होकर पूरा पैसा बर्बाद कर देता है अपने इन्वेस्टर्स का। ठीक है, तो ये जो छोटे सेक्टर्स होते हैं ना, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जो भी रिस्क टेकर है वही यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो सेक्टर है इसका नाम है निफ्टी आईटी, और ये लो रिस्की सेक्टर के रूप में इसको देखा जा सकता है, या फिर हर तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें पैसे लगाते हैं, क्योंकि जो मेजर सेक्टर होते हैं उसके अंदर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहेगा तो वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कंपाउंडिंग होने के और पैसे बनने के, जिसमें अपने फाइनेंस आता है, कंजप्शन आता है, आईटी आता है, इंडस्ट्रियल भी आता है, और केमिकल, इसको एक हाई ग्रोथ हाई रिस्की के रूप में या कैटेगरी रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए, हमने आज देखा कि आईटी कंपनी के स्टॉक में बड़ी तेजी थी, इस वजह से जो इंडेक्स है वो 2.37% ऊपर आके बंद हुआ। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले, जस्ट 4 दिन पहले एक वीडियो मैंने किया था, उसके अंदर कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए थे, कुछ न्यूज़ मैंने आपको दी थी, और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आईटी सेक्टर टाइम बॉम्ब है क्या, फटने को तैयार है क्या। ठीक है, तो ये वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप इसको भी देख लेना, बाकी हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईटी सेक्टर को। देखो, पहला जो कारण बना वो ये बना कि फेड की तरफ से रेट कट हो सकता है, ऐसा कुछ बोला जा चुका है, जिसकी वजह से टेक कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बनी। यूएस के मार्केट में तेजी बनी, वहाँ पे तो टेक कंपनीज हो नॉन टेक कंपनीज हो दोनों कंपनीज में तेजी बनी, लेकिन चलो यहाँ पे आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बन गई। आगे हम देखते हैं यहाँ पे किन कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी बनी है। देखिए, आप देखोगे ना तो आईटी में काफ़ी सारी कंपनीज है निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर, परसिस्टेंट भी है, कोफोर्ज भी है, और छोटी कंपनीज भी है, हाई ग्रोथ कंपनीज भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चले वो छोटी कंपनीज के स्टॉक नहीं चले, वो चले हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, यानी टॉप कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके स्टॉक्स चले हैं। तो कुछ तो कारण होगा इसके पीछे का, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, कारण ये है कि इन्फोसिस के शेयर को अपग्रेड मिल चुका है और उसका स्टॉक इसी वजह से ऊपर जा चुका है 2.5%। आगे चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे सीन क्या है। देखो, इन्फोसिस के अगर हम चार्ट को देखें, इन्फोसिस के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ट्रेडर इसको भी यूज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट रहने का फ़ायदा इतना नहीं मिलता है जितना मिड साइज ऑफ कंपनीज का मिलता है आईटी कंपनीज में। बड़ी कंपनीज में क्या होगा, ऐसा तो है नहीं चलो बड़ी कंपनीज में पैसा नहीं बन रहा है या कम बन रहा है तो कोई बात नहीं है, पैसा कम बन जाए, बट स्टॉक इस तरह से तो चले। लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ऐसी है और पैसे भी कम बनते हैं, तो इन्वेस्टेड रहने का फ़ायदा नहीं होता है इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा। तो ट्रेडर डेफिनेटली यहाँ पे प्ले करते हैं, क्योंकि एकदम से स्टॉक 40-50% नहीं गिरते हैं और मूव भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो जैसे अगर कोई ट्रेडर होगा ना, वो ये देखेगा कि स्टॉक अभी चल चुका है, पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे एक रिवर्सल मिला,
तो अब स्टॉक का रेसिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेसिस्टेंस को देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले स्टॉक कहाँ से गिरा। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से स्टॉक गिरा, तो ट्रेडर ये समझेगा कि यहाँ से रेसिस्टेंस है 8% ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेडर इसको देखने की कोशिश करेगा। इन्वेस्टर कहाँ पे देखेगा उसको भी आगे चल के अपन चेक करते हैं। इसके बाद में दोस्तों सेकंड कंपनी है टीसीएस, इसका भी स्टॉक आज चल गया 4%। यहाँ पे हमने देखा स्टॉक के चलने के प्राइस को, और कारण को देखे ना तो यहाँ पे 3800 रुपीज़ का टारगेट प्राइस मेंशन किया है। जेपी मॉर्गन ने इसको अपग्रेड कर दिया है। अब इन्फोसिस में तो चलो ठीक है, थोड़ी सी तेजी आ चुकी है, लेकिन दोस्तों इसका स्टॉक देखे ना तो ये बीटन डाउन कैटेगरी में आ जाता है। मतलब जो भी ऐसे इन्वेस्टर है, जो प्योर इन्वेस्टर है, प्रॉपर इन्वेस्टर है कि कंपनी को नीचे खरीदना चाहते हैं, उसके ख़राब टाइम में खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट और सेक्टर इतना अच्छा है कि वो ख़राब टाइम लॉन्ग टर्म में अच्छा टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और पैसे बन जाएंगे, उनके लिए है ये स्टॉक। 36% ऊपर से क्रैश हो चुका है, 36%। टीसीएस देश की टॉप 5 कंपनी के अंदर जो आती है, 36% क्रैश हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट गिर चुके हैं तो कंपनी का स्टॉक नीचे आ चुका है, ऐसा नहीं है। कैसे पता कर सकते हैं, आपको वैल्यूएशन देखनी होगी। अगर कंपनी का प्रॉफिट गिरता तो वैल्यूएशन ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन नीचे आई है, यानी कंपनी के ईपीएस बढ़ चुके हैं, लेकिन कंपनी का स्टॉक नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे वैल्यूएशन आ चुकी है नीचे। अगर मैं इसके मीडियन की बात करूँ तो 27 का मीडियन है, और अब इसकी वैल्यूएशन तकरीबन 22-23 के आसपास है, जो कि बहुत ही नीचे है। कोविड के लो की बात करें तो ये 19-20 का था, तो उसी के आसपास यहाँ पे स्टॉक अभी पहुँचने को तैयार है। तो ये काफ़ी बड़ी बैट अभी बन चुकी है इन्वेस्टर्स के लिए। देखो ये रेटिंग एजेंसी का बस थोड़ा सा लगता है मुझको कि ये कैसे बाय करने के लिए बोल रहे हैं, इनको क्लाइंटों को बेचना होगा क्योंकि बहुत सारे झमेले होते हैं। लेकिन अगर अपन इनको साइड में रख देना तो यहाँ पे ठीक है, स्टॉक अभी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर भी अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन ये स्लो ग्रोथ है स्टॉक, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, सिंगल डिजिट के साथ में कंपनी बढ़ती है, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए ऐसी कंपनीज को होल्ड करने के लिए। अगर कोई सुपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो बड़े पैसे बड़ी कंपनी में लगाने की इच्छा रखता है, साथ में लॉन्ग टर्म में डिविडेंड कमाने की इच्छा रखता है, उनके लिए होती है ये कंपनीज। लेकिन जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, जो कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, वो मिड कैप कंपनीज की तरफ जाते हैं। अब जैसे निफ्टी आईटी को देख लेते हैं, यहाँ पे 2 कंपनीज के स्टॉक्स की बात करिए, अब टोटल आईटी की बात करते हैं। ये सबके लिए है, यहाँ पे कोई स्टॉक सिलेक्शन करना नहीं आता है किसी को, मिड कैप नहीं आ रहा है समझ में, लार्ज कैप समझ में नहीं आता है, तो आईटी का इंडेक्स देखते हैं। अब देखिए इंडेक्स में अभी क्या सिचुएशन है, मैं आपको 10 साल का यहाँ पे बताता हूँ पी रेशियो, और ये हमने बातचीत की थी जब वो वीडियो कहता है कि आईटी सेक्टर क्या टाइम बॉम्ब है क्या, थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको। तो वैल्यूएशन अभी उस लेवल पर आ चुकी है जहाँ से पहले भी आईटी में तेजी बन चुकी थी। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या फिर बब्लू पैटर्न बनेगा, उसको देखेंगे आगे चल के, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, क्योंकि काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपने मीडियन के काफ़ी नीचे आ चुकी है। टॉप कंपनीज़ की बात करूँ, और टॉप कंपनीज़ पे ही टिका हुआ है निफ्टी आईटी। जो मैक्सिमम जो वेटेज है इसका वो इन्फोसिस के ऊपर है और टीसीएस के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी आईटी के ऊपर अभी फोकस है इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि आईटी कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है और जो सेक्टर है वो भी कंफर्टेबल सिचुएशन में है। अब ऐसा नहीं है आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन होती है, कैसे आप देखते हैं वैल्यूएशन, किस तरह से आपको कंपनीज़ के स्टॉक्स को देखना चाहिए और कौन कौन सी न्यूज़ अभी मार्केट में चल रही है। अब देखिए इन्वेस्टर क्या देखेगा, अगर मैं 5 साल का आपको डेटा दिखाऊं तो ये 5 साल का डेटा देखो समझ के, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या ग्रोथ है किस सेक्टर के अंदर। देखो निफ्टी आईटी को देखते हैं सबसे पहले, 100% पैसे बने हैं पिछले 5 साल में। इसके बाद में हम निफ्टी आईटी के एक फंड को देखें जो निफ्टी आईटी की तरह नहीं है। देखो निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना है तो आईटी का ईटीएफ होता है, वो कितना पैसा देगा, वो 100% देगा, मतलब दिया अगर किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा तो। लेकिन अगर किसी ने 5 साल पहले ईटीएफ में या इंडेक्स में इन्वेस्ट ना करके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वेस्टिंग कर रहा है, वो टीसीएस और इन्फोसिस के ऊपर टिका हुआ नहीं है, वो यूएस की कंपनीज पे रख लेता है, वो छोटी कंपनीज पे रख लेता है, तो उसने कमाया है 200%, यानी उसकी कमाई ज़्यादा हुई है। डेफिनेटली उसके थोड़े से एक्सपेंस रेशियो बड़े हैं, फंड मैनेजर को पैसे उसने पे किए हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड अच्छा खासा उसने निकाला है। जस्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर किसी ने अगर फैंग में इन्वेस्ट किया होगा पिछले 5 साल में तो 173% के रिटर्न्स बने हैं इंडेक्स में। मैं ईटीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ईटीएफ ने तो 200-250% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कमा के दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शंस होते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के, ये या स्टॉक्स, और यूएस में इन्वेस्ट करना है तो उसके ऑप्शंस होते हैं फैंग और नेस्टेक। फैंग थोड़ा ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा गिरेगा,
आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो अब जो यूएस का मार्केट है वो कितना गिरा था, ये फैंग और नेस्टेक दोनों है, लेकिन जब तेजी बनी तो फैंग में ज़्यादा बनी और नेस्टेक में कम बनी। तो ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, कोई डिफेंसिव होगा तो निफ्टी आईटी में जाएगा, इंडेक्स में जाएगा, और नेस्टेक 100 के इंडेक्स में जाएगा। लेकिन कोई अग्रेसिव है जिसमें वॉलेटिलिटी को उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो एक्टिव फंड में जाएगा और फैंग में जाएगा, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। और साथ में स्टॉक्स के ऊपर बात हो चुकी है, स्टॉक्स में कौन कौन से लोग जो ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं डिफेंसिव कंपनीज़ में, और जो हाई ग्रोथ को चेज़ करते हैं वो मिड कैप कंपनीज़ की तरफ जाते हैं। वो सिचुएशन दोस्तों अभी के समय मार्केट के अंदर बनी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कॉम्बिनेशन के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो कॉम्बिनेशन किस तरह से बन सकता है, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। एक लर्निंग वीडियो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, मतलब ये दोनों वीडियोस आपको वैसे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, मैंने डाल दिए हैं, बाकी और वीडियोस है वो भी आप देख लेना। वॉरेन बफेट के एक मित्र और जो अपने कंपनी के साथ में जो कलीग थे वो कैसे पैसे बनाए वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा, लेकिन बाद में वॉरेन बफेट की तरह उसको सस्टेन नहीं कर पाए और वो पैसे डूब गए, वो कहानी मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।